Hello to everyone. Welcome to Political Education classes and welcome to NCERT complete course क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। आज हम करेंगे अर्बन लाइवलीहुड। शहर में किस प्रकार की आजीविका है उसको समझेंगे। इससे पहले हमने लास्ट चैप्टर 8 में जाना था कि गांव की आजीविका को, तो आज हम शहर के रहन सहन को समझेंगे और ये इस कोर्स का लास्ट चैप्टर है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं, 27 महानगर बिग सिटी हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे एवरी बिग नगरों में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और वहीं पर अपने काम करके जीवन यापन करते हैं। कहते हैं कि शहरों में जो लाइफ होती है वो कभी नहीं रुकती है। चलिए एक शहर के द्वारा हम जानते हैं कि लोग क्या क्या काम करते हैं, वे जॉब करते हैं या सभी अपना बिजनेस में लगे हुए हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं। आइए जानते हैं कि स्टोरी के थ्रू शहर के आजीविका के कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। जहां एक लड़की अपनी मौसी और बहन के लिए शहर में आई हुई हैं। वह बताती हैं कि शहर में मेरी मौसी और बहन रहती है और ये बहुत बड़ा शहर है। जहां हम घूमने के लिए घर से बाहर निकले तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बाहर चहल पहल है, क्योंकि मेन रोड की तरफ हम सभी चल रहे थे। कोई सब्जी वाला सब्जी रेडियो पर लगा रहा था, जिससे कि लोग सब्जियों को देखें कि वे क्या क्या बेच रहा है और उससे खरीदें। वहीं रोड की जो साइड की तरफ है वहाँ पर फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी हुई थी, जिससे हमने रेड और पिंक रोजेस खरीदे। जब हम रोड के दूसरी तरफ देखा तो एक व्यक्ति न्यूज़पेपर बेच रहा था और हर कोई वो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसेस बहुत तेज हॉर्न बजा रहे थे। जो ऑटो रिक्शा में स्कूल के बच्चे थे वो भी ठूस के भरे हुए थे। वहाँ के पेड़ के नीचे एक मोची एक छोटे से टीन के बॉक्स में से अपना सामान निकाल रहा था। सड़क के किनारे नाई लोगों के बाल काट रहे थे। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। फिर हम रिक्शे वालों के पास गए, क्योंकि हमें जो मार्केट में जाना था वो 2 किलोमीटर दूर थी और एक रिक्शे वाले को हमने तैयार भी कर लिया मार्केट जाने के लिए। और इसके थ्रू हमने जाना कि रिक्शे वालों की लाइफ किस प्रकार से होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि रिक्शे वालों का जीवन, वह कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। बच्चू मांझी एक रिक्शे वाले की कहानी के थ्रू। बच्चू मांझी एक रिक्शे वाला, वह बिहार के गांव से आए थे जो कि लैंडलेस लेबर हैं। इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर 8 में जाना था रूरल लाइवलीहुड में, कि कैसे एक लैंडलेस लेबर जिनके पास जो अपने गांव होता है वहां पर परमानेंट जॉब नहीं होता है पूरे साल भर के लिए, तो उन्हें शहर में आकर अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है। वैसे ही बच्चू मांझी शहर में आया अपने कार्य के लिए और यहाँ पर रिक्शा चला रहा है। वह कहते हैं कि मैं गांव में मिस्त्री का काम भी करता हूं और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी जो बीवी है वो गांव में रहती है। गांव में मिस्त्री का वर्क कंटिन्यू नहीं मिलता, तो अपने परिवार के लिए मुझे शहर में आना पड़ा और यहाँ मैं पैसे उधार पर लेकर पुराना रिक्शा खरीदा है मैंने, जिसके पैसे भी मैं किस्तों में चुका रहा हूँ। वैसे तो रोज़ मैं सुबह बस स्टॉप पर पहुँच जाता हूँ और जो कस्टमर यानी ग्राहक होते हैं उनको जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचा देता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं वर्क नहीं कर पाता हूँ, तो वो टाइम बहुत ही कठिनाई का होता है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई भी कमाई नहीं होती है और न ही मेरे पास कहीं से कोई भी सोर्स होता है इनकम का। तो मैं अपने दोस्त के साथ किराए के रूम में रहता हूँ वैसे तो, और मैं जो मनी है वो शहर में भी भेजता हूँ अपनी बीवी बच्चों के लिए, और उसी से गांव में मेरी फैमिली है वह अपना जीवन यापन करती है। मेरी जो पत्नी है वो दूसरों के खेतों में लैंडलेस लेबर के रूप में भी वर्क करती है। कुछ मजदूरी कमा लेती है वहाँ से, लेकिन मैं जो देता हूँ शहर के लिए पैसा, उसी पर उनके जीवन यापन आधारित है। भी ये सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी बताने का क्या मतलब है। इस स्टोरी के थ्रू आप जानेंगे कि शहर में जो वर्क सेक्टर होता है वो 2 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इनफॉर्मल और दूसरा होता है फॉर्मल। चलिए पहले हम जानते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में। जैसे बच्चू मांझी जैसे शहर में अनकंफर्टेबल लोग सड़कों पर काम करते हैं और यह अपना स्व रोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। कि शॉप्स भी जो होती है वो इनफॉर्मल होती है और अनस्टेबल होती है। इस कार्य को हम कह सकते हैं कि कोई परमानेंट नहीं होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई नाई है या कोई रिक्शे वाला है,
अगर जहाँ पर रिक्शा चला रहा है या कोई नाई अपनी दुकान छोटी मोटी खोल कर बैठता है, जैसे ही पुलिस वाले आते हैं उनके ठेले, उनके रोड से उनको हटा दिया जाता है और फिर वे कहीं और जाकर अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे अपने ठेले और रोड की पटरियों पर प्लास्टिक बिछा कर भी अपना काम चला लेते हैं। उनके पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और ना ही कोई हेल्थ के लिए भी सिक्योरिटी होती है। जैसे अभी हमने जाना कि बच्चू मांझी ने कहा कि अगर वह बीमार होता है तो उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता और ये उनके लिए सबसे ज़्यादा कठिन का कार्य होता है। जब कोई प्लेस पर उन्हें यानी कोई ठेले वालों को घुसने भी नहीं देता है तो उनकी दुकान भी नहीं चलती है, तो इस तरह से भी वो कमाई नहीं कर पाते हैं। अहमदाबाद शहर में एक सर्वे किया गया जिसमें जाना कि जो वर्क करने वाले लोग होते हैं उसमें 12% जो लोग हैं वो रोड पर वर्क करते हैं। कि आजीविका को समझने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इनफॉर्मल जो सेक्टर होता है असल में वह अनस्टेबल जॉब होती है और उसमें जो किए गए कार्य होते हैं जैसे रिक्शा चलाना, नाई, धोबी, इन सभी के कार्य जो गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं और ना ही गवर्नमेंट इन कार्यों को वॉच कर पाती है, जिस वजह से उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है और ना ही जो उनका मनी होता है वो हमारी जीडीपी में काउंट होता है। इंडिया के सिटी एरियाज में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं और कई संस्थाओं ने कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी के कार्यों को आजीविका के रूप में एक अधिकार के रूप में देखा जाए। गवर्नमेंट भी इस पर कानून में परिवर्तन करने पर डिस्कशन कर रही है जिससे कि उन पर लगे रिस्ट्रिक्शन, जैसे अगर उनको किसी एरिया में जाने से के लिए अलाउ नहीं कर रखा है तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट सकें और कुछ एरिया जो फुटपाथ ठेलों वालों के लिए अलॉटेड कर दिए जाएं, वह लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर विचार विमर्श करके उनके लिए सही निर्णय ले सके। अब हम इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम जान लेते हैं फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं। फॉर्मल सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं वो स्टेबल जॉब्स होती हैं और इसमें जो लोगों के कार्य होते हैं वो गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज, बिजनेस आदि इन सभी के अंतर्गत आते हैं। इन पर जो टैक्स भी लगाए जाते हैं वो हमारी जीडीपी में इंक्लूडेड होता है और उसको काउंट किया जाता है। इसको हम अच्छे से एक स्टोरी के थ्रू में समझते हैं आगे। और जो नगर निगम होती है यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वह भी जैसे कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है या कोई बिजनेस खोल रहा है, उनके जो प्लेस होता है उस पर टैक्स इकट्ठा करती है और उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करती है। चलिए एक स्टोरी के थ्रू हम इसे अच्छे से जानते हैं। ये जो स्टोरी है वो है हरप्रीत और वंदना के शोरूम की। जब वह बाजार पहुंचती है, जिनकी स्टोरी अभी तक हम सुन रहे थे कि वे लड़की, मौसी और बहन शहर में हैं और वह घूमने के लिए बाजार जाती हैं, तो वहीं से वह जाती हैं हरप्रीत और वंदना के शोरूम में। जब वह बाजार पहुंची तो वहां उन्होंने शोरूम में कपड़े देखे और वहीं पर उनकी मुलाकात हरप्रीत से हुई। हरप्रीत ने बताया कि उनके पापा और चाचा पहले एक छोटी सी शॉप में काम करते थे, लेकिन अब हरप्रीत और वंदना, उनकी जो पत्नी होती है, वह इस शोरूम को चलाते हैं। वंदना कहती है कि कुछ ही साल पहले हमने ये शोरूम खोला है और मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ और शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद व अन्य विदेशों से भी सामान को मंगवाया जाता है यानी एक्सपोर्ट किया जाता है। वाइफ वंदना कहती है कि अब हमारा बिजनेस इतना बढ़ गया है कि जिससे हमने कार और फ्लैट्स भी लिए हैं। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर में अपनी शॉप्स हैं और ये लोग खुद ही लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। किसी को मैनेजर रखते हैं तो किसी को हेल्पर के रूप में जॉब प्रोवाइड करते हैं। यह एग्जाम्पल द्वारा हमने फॉर्मल सेक्टर को डीपली जाना कि जो पक्की दुकानें होती हैं, जिनके पास नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बिजनेस करने के लिए भी लाइसेंस लेना होता है और वह टैक्स भी प्रोवाइड करती हैं जो गवर्नमेंट की जीडीपी में इंक्लूड होता है और गवर्नमेंट इनके कार्यों को वॉच कर रही होती है। हमने जाना कि शहर में जो वर्क सेक्टर होते हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं, लेकिन शहरों की आजीविका में 2 तरह के ऑर्गेनाइज सेक्टर भी होते हैं। एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। पहले हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जानने के लिए एक स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं। वो है लेबर चौक, लेबर्स और निर्मल नाम की एक वुमेन जो कि फैक्ट्री में वर्कर है। वह तीनों शोरूम से बाहर निकली तो उसमें से जो लड़की थी उसने देखा कि उन्हें अपने कपड़े पर एक्चुअली जरी का काम करवाना है। तो उन्होंने सोचा कि अब हम मेरी सिस्टर की फ्रेंड निर्मला के फैक्ट्री में चलते हैं जो कि एक ऑलरेडी कपड़े सिलने की कार्य करती हैं।
जब वह अपनी सिस्टर की फ्रेंड निर्मला के पास जाती हैं तो तब उनके पास रास्ते में देखती हैं एक लेबर चौक पड़ता है, जिससे वह अपनी बहन से पूछती है ये कौन सी जगह है। तो वह बताती हैं कि ये वह लोग हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं और यहाँ पर मजदूर और मिस्त्री हैं, लेकिन इनको हमेशा कार्य नहीं मिलता है। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में रहते हैं। वहीं जब फैक्ट्री में गए तो देखा कि लोगों की कभी ना खत्म होने वाली लाइन थी और लोग छोटे से रूम में मशीनों पर कार्य कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक मशीन पर कार्य कर रहा था। ऐसे ही कार्य करते हुए हमने निर्मला को देखा। वह एक्सपोर्ट कंपनी में एज ए टेलर वर्क करती हैं। ये जो क्लोथ्स गर्मी में यूएस, नीदरलैंड, थाईलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी में एक्सपोर्ट होते हैं। दिसंबर से जो अप्रैल होता है वह वर्क का ज़्यादा टाइम होता है, उस पर ज़्यादा लोड होता है निर्मला जैसे वर्कर्स पर। लेकिन जून तक जब ये कार्य समाप्त हो जाता है तो ये सारे जो वर्कर्स होते हैं इनको फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है और हर साल करीबन 3 से 4 महीने इनके पास कोई वर्क नहीं होता है और इन्हें अनदर वर्क खोजना पड़ता है। निर्मला की तरह मोस्टली कारीगर मजदूर अनऑर्गेनाइज जो काम है उसमें लगे हुए हैं। जब तक जो ओनर होता है उसको नीड्स होती है इनको वर्क पर रखा जाता है, वरना ये लोग बेरोजगारी को झेलते हैं। यह अनस्टेबल जॉब में अगर कारीगर अपनी सैलरी या फिर अपनी सिचुएशन के बारे में भी कंप्लेन करते हैं तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है या उनकी सैलरी को रोक दिया जाता है। इस स्टोरी के थ्रू आपने जाना कि कैसे रिक्शे वाले, नाई, टेलर और निर्मला जैसे मजदूर, इनकी कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती है और ना ही कोई रेगुलर जॉब होती है और ना ही कोई एम्प्लॉयर इनकी जो टर्म्स होती है उनको फिक्स करता है और ना ही इनको एवरीडे जो वेजेस हैं उसी पर जीना पड़ता है। कोई भी हेल्थ ख़राब हो जाए तो कोई भी कंपनी इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। इनकी जब तक ऑनर को नीड होती है इनको वर्क पर रखा जाता है, वरना इनको बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से इनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कॉन्ट्रैक्टर वर्कर भी आते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम दिया जाता है। जैसे किसी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद उनको निकाल दिया जाता है। जब से भारत में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन जैसे चीज़ें आई हैं तो लोगों के पास रोज़गार तो बढ़े हैं, लेकिन उनके पास आज भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे फैक्ट्रियाज़ हैं, इनमें लोगों को काम तो मिलता है, लेकिन आज काम मिला है कल मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी कोई भी फैक्ट्री वाला या कोई भी ऑनर उनको प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए अब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को एक ऑफिस वर्क के थ्रू में समझते हैं, जिसमें वह लड़की बताती है कि उनकी जो मौसी है उसका नाम है सुधा, जो कि बिस्किट की फैक्ट्री में यानी कंपनी में एज ए मैनेजर वर्क करती हैं। वह कहती हैं कि मेरी जो मौसी है एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर वर्क करती है। मेरी जो मौसी है वो 50 सेलर के वर्क का निरीक्षण करती है यानी उसके कार्य को इन्वेस्टिगेशन करती हैं। ये लोग शॉप से बड़े बड़े ऑर्डर्स लेते हैं और उनके जो मनी होता है उसको भी कलेक्ट करते हैं। मौसी ने वर्क को और एफिशिएंट बनाने के लिए 6 डिपार्टमेंट्स में शहरों को बांट दिया है और हर वर्क एक भाग के सेलर को मिलता है और इससे उसका सक्सेस रेट कितना हुआ ये मेरी मौसी इन्वेस्टिगेट करती है और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उस पर डिस्कशन भी करती हैं। वह लड़की कहती हैं कि जो मेरी मौसी है उनकी जो स्टेबल जॉब है साथ ही उनको स्टेबल सैलरी भी मिलती है। वह एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करती हैं और इसके उन्हें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट यानी बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी सैलरी का एक भाग गवर्नमेंट के पास डाल दिया जाता है। जब वह जॉब को छोड़ेंगी तो उन्हें वह पैसा उनको मिल जाएगा। वहीं उनको हॉलीडेज़ मिलते हैं, संडे और नेशनल हॉलीडे मिलती है और साल के कुछ दिन भी उनको हॉलीडे के रूप में मिलता है। फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस व अन्य फैसिलिटियाँ भी मेरी मौसी को प्रोवाइड की गई हैं। होप सो गाइस कि आपको ये स्टोरी के थ्रू समझ में आया होगा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कितना डिफरेंट है। इस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होता है यानी जो ओनर होता है उसकी जो टर्म्स होती हैं वो अपने वर्कर्स और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फिक्स होती हैं। वर्क सिक्योरिटी होती है, स्टेबल जॉब होती है, स्टेबल सैलरी होती है, सैलरी भी फिक्स होती है। जहां उनका जो वेजेस होता है वो गवर्नमेंट की स्केल के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। हेल्थ,
फैसिलिटी भी इनको प्रोवाइड होती है। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो वर्क को, जो एम्प्लॉयज़ की नीड के अकॉर्डिंग उनको कार्य दे और उसके बाद उनको काम से निकाल दिया जाए। अगर कोई भी ऐसी कंपनी वर्कर्स के साथ करती है तो वर्कर क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट में केस भी कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट में। जैसे कि हमने जाना कि शहरों में जो आजीविका है उसमें कई ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, जहां उन्हें स्टेबल और नियमित रेगुलर कर्मचारी की तरह जॉब मिलता है। इनको एवरी टाइमली सैलरी भी मिलती है और इनको अनस्टेबल जॉब वाले फैक्ट्री के वर्कर की तरह यानी मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। आई होप सो गाइज कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे एक शहर की आजीविका में इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या अंतर होता है और किस प्रकार की आजीविका से वे अपना जीवन यापन चलाते हैं। थैंक यू टू एवरीवन, इट्स वाज ए ग्रेट जर्नी टुगेदर। आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैंने जो पढ़ाया वो आप सभी को समझ में आया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करें ताकि आपको कोई भी तरह का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे ईजिली उस पर बता सकें। मुझसे जितनी हेल्प होगी उतनी मैं आप सभी की करूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें वीडियो को ताकि सभी लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें, क्योंकि इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए अनदर प्लेस में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मनी देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी तक हम वैसे ही बहुत सारा जो पैसा है वो स्कूल कॉलेज के खर्चों में खर्च कर चुके हैं और यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई भी मटेरियल को खरीदे हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। कि मुझे जहाँ तक श्योरिटी लगती है कि आपको ये वीडियोस देखने के बाद दोबारा NCERT सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 को दोबारा बुक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक्स ए लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।